आर्ग्यूमेंट क्या था एंटी रिजर्वेशन लोगों का? उनका आर्ग्यूमेंट यह था कि हमारे पुरखों ने अगर आपके पुरखों के साथ अन्याय अत्याचार किया, उसका सजा हमें क्यों देना चाहते हो? ये कब्जा करके बैठने के बाद में भी ब्राह्मणों के पास में यह औकात नहीं है कि हम ये जाति आधारित आरक्षण ले रहे हैं, ये बोलने का औकात नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर के लैंग्वेज में बाबा साहब बोले कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेफिनेटली ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड के आदमी होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस या कोई भी हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज हाईएस्ट स्टैंडर्ड के आदमी होते हैं, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। बाबा साहब की बोली मैं हिंदी में बोल रहा हूं। ये मैं मानने के लिए तैयार हूं कि जजेस, चीफ जस्टिस ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड के इंसान होते हैं, और मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स भी होना चाहिए, लेजिस्लेटिव अपना काम करना चाहिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना चाहिए। ये बात भी इस बात से भी मैं सहमत हूं। पर इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ना हो, हाईएस्ट स्टैंडर्ड का आदमी क्यों ना हो, वो भी अपना पूर्वाग्रही से, वो भी अपना शॉर्टफॉल से, अपने प्रिजुडिसेस से, मतलब पूर्वाग्रही और शॉर्टफॉल से अतीत नहीं है, उससे भी बड़ा नहीं है, उसमें भी कमियां होते हैं। तो ऐसा वाला आदमी, इसके हाथ में वीटो रखना, इतना बड़ा जिम्मेवारी, इतने बड़ा पावर देना, ये लोकतंत्र के लिए खतरा होता है, ये बाबा साहब कहते हैं। दोस्तों, मैं एक वकील हूं, तो आज थोड़ा मतलब वकालत करते करते क्या हो गया, बहुत ज्यादा लीगल लैंग्वेज में बात करना हमारे को आदत पड़ गया होगा। अभी मैं जब पहले बामसेफ में काम करता था, मुझे हिंदी बोलने में बहुत दिक्कत होती थी, और मैं ये चाहता था कि आप लोग तेलुगु सीख ले, पर मुझे हिंदी सिखा दिया। तो मैंने हिंदी सीख लिया। जो भी टूटा फूटा होगा तो आप झेल लीजिए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो लीगल लैंग्वेज है, वो लीगल लैंग्वेज से हटके हमारे बोली भाषा में जितना हो सकता है मैं आपको उतना समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए, हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते थे तो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का मतलब क्या समझते थे, क्या बताते थे हमको? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। हिंदी में क्या बोलते थे इसको? प्रजा के लिए, क्या जनता के लिए, जनता के द्वारा बोलते। बाबा साहब कहते हैं, ये बात बहुत खास बात बता रहा हूं मैं आपको, बाबा साहब कहते हैं कि ये जो टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल जो डेफिनेशन दिया जाता है अमेरिकन के द्वारा, ये बहुत कम समझदारी है डेमोक्रेसी को समझने के लिए। बहुत एक्चुअली डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ये बाबा साहब के शब्द में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब कहते हैं कि जिस समाज में खून बहाए बगैर एक व्यक्ति, एक समुदाय अपना हकों का परिरक्षण कर सकता है, वो असली लोकतंत्र है। मतलब मेरा कम्युनिटी का और मेरा हक को मैं लेने के लिए मैं खून बहाने का जरूरत ना पड़े, हिंसा का सहारा ना ले, तो अहिंसा के माध्यम से हिंसा ना करे, ऐसा अगर मैं मेरा राइट्स को मैं प्रोटेक्ट कर पाया, वो है डेमोक्रेसी। अगर ये तरीका से मैं मेरा डेमोक्रेटिक राइट को, मैं अगर मेरा संवैधानिक अधिकार को मैं रक्षा करना चाह रहा हूं और वो नहीं हो रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा? कोर्ट में। आज भी आप फिल्मों में सुनते हैं कि अगर आपको, फिल्मों में देखते रहते हैं कि दो कैरेक्टर होते हैं, तो एक कैरेक्टर विलन बोलता है, विलन कुछ कर देता है, तो ये जो साधारण आदमी होता है, वो बोलेगा मैं तेरा कोर्ट में देखूंगा, तेरे खिलाफ में मैं कोर्ट में जाऊंगा। अभी हमारे माइंड में भी होता है ना, अगर हमारे जमीन में भी कुछ भी हो गया, क्या कोई अपना मारपीट कर दिए, तो हम क्या करते हैं? हम कोर्ट में जाना चाहते हैं। क्यों? उधर न्याय मिलेगा। तो क्या अभी सवाल है कि कोर्ट में न्याय बचा है? यह सबसे गंभीर सवाल है।
तो हमको यह समझना होगा कोर्ट में न्याय बचा है तो कैसा बचा है, किधर यह बचाने का सिस्टम क्या कर रखा है। क्या सच में सही में एक आम नागरिक कोर्ट में जाकर न्याय अपने तरफ में बचा सकता है। अभी ईडब्ल्यूएस 3 विषय है, एक ईडब्ल्यूएस की मुद्दा है और एक प्रतिनिधित्वहीन न्यायपालिका और एक कोलिजियम सिस्टम की मुद्दा है। तो क्या न्याय बचा है, न्याय मिलेगा, न्यायपालिका के अंदर न्याय और कुछ बच गया है, ये हम बहुत कम एग्जाम्पल्स के साथ में हम ये साबित कर सकते हैं। आपको टीवी डिबेट अगर देखते रहते हैं, टीवी डिबेट में बार बार रट्टा मार के बोलते रहते हैं कि अगर संविधान के रिजर्वेशन के पॉलिसी में अगर कुछ मामला आ गया, इसके पहले कितने भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दिए, हाई कोर्ट्स दिए, तो टीवी में भी चर्चा होता था, डिबेट होता था, उसमें बोलते थे कि ये रिजर्वेशन 50% से ज्यादा जाना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब मूलभूत ढांचा, इसके खिलाफ में है। यह हम सुनते आ रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव के समय में भी ये इकोनॉमिक बेसिस में 10% का रिजर्वेशन का मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का प्रयास किया गया था। यह कोई नई बात नहीं है। तो उस समय के सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह बात को स्वीकार नहीं किया कि इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन हो सकता है। देखिए, रिजर्वेशन की मुद्दा जब भी आ जाता है तो क्या बोलते थे, रिजर्वेशन जाति आधारित नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस में होना चाहिए। 60-70 साल से ये टीवी में डिबेट चला है, अखबारों में लिखना, ब्राह्मणों के द्वारा हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे कि जाति आधारित आप लोग आरक्षण लेते हैं और हमारा हक, हमारे को अन्याय होता है इससे, जाति आधारित लेने से, तो ये इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए, ये इल्जाम लगाते थे। कोई भी ये सवाल नहीं पूछा कि संविधान में जाति आधारित आरक्षण किधर है, दिखा दो, क्योंकि हम भी ये मानने लगे कि जाति आधारित आरक्षण है। चलो बहस के लिए मान लेते हैं कि जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित आरक्षण है संविधान में। संविधान में जाति आधारित रिजर्वेशन अभी तक नहीं है। वो कैसा नहीं है मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। पर हम भी ये मानना शुरू कर दिए कि ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हम एंजॉय कर रहे हैं। और वो लोग बोलते थे, सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या था एंटी रिजर्वेशन लोगों का? उनका आर्ग्यूमेंट यह था कि हमारे पुरखों ने अगर आपके पुरखों के साथ अन्याय अत्याचार किया, उसका सजा हमें क्यों देना चाहते हो? यही था उनका। अभी तो समाज बदल रहा है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी मनुस्मृति नहीं है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के अंदर सब समान है। हमारे पुरखों ने गलती किया, आपके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, इसका सजा आप हमें देना चाहते हो। जब ये मुसलमानों के इश्यू आ जाता तो तब क्या बताते हैं? देखो मुगलों ने क्या किया, 400 साल पहले क्या किया, 300 साल पहले क्या किया। वो लॉजिक फेल। मतलब अगर उनको चाहिए कम्युनलिज्म बनाना चाहते हैं तो 300-400 साल के पहले मुगलों ने क्या किया हमारे साथ क्या अन्याय किया, जो झूठ है सच है वो अलग बात है, मैं आर्गुमेंट के लिए बता रहा हूं। जब हमारा आरक्षण का मुद्दा आ जाता है तो वो उनको पुरखों का गलती था। जब कम्युनल वायलेंस आपको करना होता है तो आप बोलेंगे कि देखो 300 साल पहले जो हमारा मंदिर को कब्जा कर लिया, हम अब उसको तोड़ना है। लॉजिक क्या है? हमारे को हम लोग भी ये मानना आदत हो गया कि वो जो बोल रहे हैं मीडिया में, जो एवरीडे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा एवरीडे सेम
बोलते रहते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं सच मानना लग गए। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि अमेरिका में मीडिया नहीं है। अमेरिका में मीडिया कैसा है? ड्रम बॉयज फॉर द ड्रम बॉयज। मतलब एक क्या बोलते हैं ड्रम बॉयज को, क्या बोलते हैं सर मराठी में, हिंदी में? ढोलक बजाने वाला। ये ढोलक बजाने वाला, एक ढोलक बजाने वाला दूसरा ढोलक बजाने वाले के लिए दोनों ढोलक बजा लेते हैं। ये कोई अमेरिका में मीडिया नहीं है, ऐसा अमेरिकन डेमोक्रेट्स बोलते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि भारत में इससे भी बदतर सिचुएशन है। इधर वो ढोलक बजाने वाला भी नहीं है, वो चमचागिरी करने वाला है। इधर कोई एससी एसटी का कोई मीडिया है ही नहीं भारत में, ये बाबा साहब कहते थे। तो बाबा साहब जब ये मुद्दे के ऊपर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स करते थे, उसमें क्या बाबा साहब के कोई चर्चा नहीं होता। केवल चर्चा मीडिया में जो ब्राह्मण हमारे माइंड में डालना चाहते हैं वही होता। ये कर करके उसका नतीजा क्या हुआ बताऊं मैं आपको। पहली बार चरित्र में, पहली बार इंडियन हिस्ट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन में जाति आधारित आरक्षण बनाया ईडब्ल्यूएस के नाम पर, और हमको पता भी नहीं चला। यह पहली बार है। ईडब्ल्यूएस जाति आरक्षण है। पहले जाति आरक्षण नहीं था, कम्युनिटी के बेस में था। और हम तो भी हम गर्व से बोलते थे कि चलो हम तो जाति आधारित रिजर्वेशन ले रहे हैं। आज आपके पास पार्लियामेंट में पूरा सत्ता है, जुडिशरी के अंदर कोलिजियम आपके हाथ में है, पूरा कब्जा करके बैठे हैं। ये कब्जा करके बैठने के बाद में भी ब्राह्मणों के पास में यह औकात नहीं है कि हम ये जाति आधारित आरक्षण ले रहे हैं। ये बोलने की औकात नहीं है, ले रहे हैं। किसके आधार पे लिया? इकोनॉमी आधार पे। क्या संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान बना रखा है? संविधान निर्माताओं को इतना अकल नहीं थी? इसके ऊपर डिबेट चला था, इसके ऊपर डिबेट चला था, और ये तीनों सब्जेक्ट जोड़ के हम ये मुद्दा बनाने के पीछे जो मकसद है वो यही है कि बाबा साहब अंबेडकर और संविधान निर्माताओं के बीच में जो चर्चा हुए थे वो खास करके इकोनॉमिक्स बेस के ऊपर जो रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो संविधान ने वोट करके ये डिसाइड किया कि इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन नहीं होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में ये आपको दिखाई देगा कि इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं होगा। और एक मुद्दा, ये तीनों मुद्दा में जो खास मुद्दा डाला गया जो कोलिजियम सिस्टम के बारे में, क्या आपको लगता है कि कोलिजियम सिस्टम का मतलब आपको बहुत सरल भाषा में आपको समझा देता हूं। कोलिजियम का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होता है, उनके सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और 4 जजेस मिलके ये तय करेंगे कि कौन सा हाई कोर्ट से कौन सा वकील जज बनेगा, और कौन सा जिला जज से किसको प्रमोशन देके, वो एलिवेशन, प्रमोशन नहीं कह सकते, एलिवेशन देके हाई कोर्ट के जज किसको बनाना चाहिए। ये 4-5 लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट जजेस बैठ के डिसाइड करते हैं। ये कोलिजियम सिस्टम है। तो ये क्या ऐसा सिस्टम रहना चाहिए? एक शब्द के ऊपर बाबा साहब के और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स 1949 मार्च में ये डिबेट जब हुआ था, वो डिबेट में ये मुद्दा शब्द के साथ में डिबेट हुआ था कि क्या प्रेसिडेंट जजेस को नियुक्त करते समय सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का ओपिनियन लेना चाहिए, मतलब कंसल्ट करना चाहिए, या उनका परमिशन लेना चाहिए, उनका सहमति से किसी जजेस का नियुक्त करना चाहिए। इसका लैंग्वेज इंग्लिश में यूज किया, कंसल्टेशन और कंकरेंस। तो क्या यह कंसल्टेशन होना चाहिए या कंकरेंस होना चाहिए? तो मेंबर्स ने अमेंडमेंट के लिए प्रपोजल रखा। वो प्रपोजल ये था कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का कंकरेंस से, मतलब सहमति से जजेस का नियुक्ति होना चाहिए। तो इसके ऊपर वोटिंग हुआ। इसके ऊपर वोटिंग होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये डिसाइड किया कि जजेस का नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सहमति लेना
ये खतरा है। ये गलत है भी नहीं बोला, क्या बोला? खतरा है। क्यों? बाबा साहब अंबेडकर के लैंग्वेज में बाबा साहब बोले कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेफिनेटली ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड के आदमी होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस या कोई भी हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज हाईएस्ट स्टैंडर्ड के आदमी होते हैं, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। बाबा साहब की बोली मैं हिंदी में बोल रहा हूं मैं आपको। ये मैं मानने के लिए तैयार हूं कि जजेस, चीफ जस्टिस ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड के इंसान होते हैं, और मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स भी होना चाहिए, लेजिस्लेटिव अपना काम करना चाहिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना चाहिए। ये बात भी मैं सहमत, इस बात से भी मैं सहमत हूं। पर इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ना हो, हाईएस्ट स्टैंडर्ड का आदमी क्यों ना हो, वो भी अपना पूर्वाग्रही से, वो भी अपना शॉर्टफॉल से, अपने प्रिजुडिसेस से, मतलब पूर्वाग्रही और शॉर्टफॉल से अतीत नहीं है, उससे भी बड़ा नहीं है, उसमें भी कमियां होते हैं। तो ऐसा वाला आदमी, इसके हाथ में वीटो रखना, इतना बड़ा जिम्मेवारी, इतना बड़ा पावर देना, ये लोकतंत्र के लिए खतरा होता है, ये बाबा साहब कहते हैं। पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वोटिंग करके रेजोल्यूशन पास किया कि ऐसा नहीं होगा। फिर ये ऐसा नहीं था तो अचानक राज्यांग में, अचानक संविधान में कैसा आ गया? तो ये अचानक संविधान में ऐसा आ गया कि 1992 में जजमेंट, टू जजेस जजमेंट कहते हैं, ये पॉपुलर जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद का फैसला कर लिया कि जजेस का नियुक्ति अभी जजेस करेंगे। और 124 सब क्लॉज 2 में, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में यह शब्द संविधान निर्माताओं ने डाला था कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। तो उसको क्या कर दिया? इन कंसल्टेशन। अभी सरल भाषा में बताता हूं मैं। अभी चलो, काले सर अभी अपना प्रेसिडेंट है, कमलकांत काले जी हमारा प्रेसिडेंट है बामसेफ का। तो अभी हमारे बामसेफ का संविधान में हम ये लिख लिए कि अगर कोई भी एक विभाग में डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेते समय प्रेसिडेंट के ऊपर यह नियम होगा कि वो विभाग के जो अध्यक्ष होगा, वो विभाग के जो प्रमुख होगा, उनके साथ में सहयोग में, उनके कंसल्टेशन में डिसीजन लेना होगा। एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूं, सरल भाषा। इसमें किधर भी यह लिखा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके सहमति से, उनके परमिशन से यह डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा अर्थ निकला क्या? इन कंसल्टेशन। गूगल करके देख लीजिए, डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए, कंसल्टेशन का कोई भी दुनिया का डिक्शनरी में, कोई भी ऑक्सफोर्ड से लेकर लोकल आपके मराठी में जो भी डिक्शनरी मिलेगा वो निकाल के देख लीजिए। कंसल्टेशन शब्द का मतलब कभी भी सहमति नहीं हो सकता। पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है। यह अभी अधिकार पूरा जजेस के हाथ में दे दिया। चलो, जजेस के हाथ में दे दिया, उसका नतीजा क्या हुआ मैं आंकड़े बताता हूं। अभी भी क्या होगा अभी भी क्या होगा, ये कंकरेंस का नतीजा क्या हुआ पता है आपको? 90% जजेस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ये सारे के सारे अपर कास्ट से, खास करके ब्राह्मण है। बाकी 10% जो बचे हुए लोग हैं वो एससी एसटी ओबीसी के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट में आज के तारीख में ट्राइबल नहीं है, एक भी ट्राइबल नहीं है। और डेमोक्रेसी का फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग यह है कि लोकतंत्र में किसका फैसला लेने का अधिकार वो अपना समुदाय को होना चाहिए। अगर मेरे बारे में अगर कुछ फैसला दे रहे हैं तो मेरे पार्टिसिपेशन के बगैर आप मेरा फैसला कैसा डिसाइड कर सकते? मतलब अभी रिजर्वेशन के बारे में कुछ फैसला दे रहे और रिजर्वेशन का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपके बेंच में नहीं है। यह डिस्कशन महिलाओं के बारे में भी आया था
कि महिला जज जब तक नहीं होगी तो महिलाओं की भलाई नहीं होगी, महिलाओं के जजमेंट, महिलाओं के रेफरेंस में जो भी जजमेंट्स आएंगे वो महिला भी वो बेंच में पार्ट होना चाहिए, ये मानने के लिए तैयार है। अभी आरक्षण के बारे में जो अगर जो जजमेंट आ रहा है तो आरक्षण के जजमेंट में मेरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो यह क्या डेमोक्रेसी का वायलेशन नहीं है? मेरा फैसला आप कैसा ले सकते हैं? कोलिजियम सिस्टम का और एक बहुत खतरनाक नतीजा क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के जजेस सुप्रीम कोर्ट में अभी क्यों नहीं है? ट्राइबल के नहीं है, शेड्यूल कास्ट के शायद एक है। इतना कम रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट तक शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के आज के तारीख के इतिहास में कभी भी एक दो जजेस से ज्यादा कभी एक ही समय में गया ही नहीं। अगर गया नारायणन जैसे कोई गया, अगर टॉप कोलिजियम में गया, हार्डली एक दो लोग हैं और उनका भी कोई काम करने नहीं दिए। ये हिस्ट्री है। ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। आप लिस्ट लेकर देख लीजिए। जब भी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एलिवेशन होता है, वो एलिवेशन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नाम देखते हैं। उनका उम्र देखना चाहिए आपको। ये उम्र देख लीजिए। कोई भी आदमी कम से कम 54-55 इयर्स के नीचे वाला आदमी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को एलिवेशन हाई कोर्ट का जजेस नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि अगर वो 43-44 इयर्स में, अगर 45 इयर्स में अगर जज बन गया हाई कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। चीफ जस्टिस बनने के बाद में 1-2 साल उधर बैठेगा और हमारे खिलाफ में फैसला दे सकता है। कितना भी चमचा हो, कितना भी दलाल हो, अगर उसके हाथ में पावर आ गया तो ये क्या कर सकता है? ये डर उनके अंदर है। तो इसलिए कम से कम 54-55 इयर्स आए तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एलिवेशन नहीं मिलता। यह एक सबसे बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जजेस नहीं जाते, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे जजेस नहीं बनते। मैं 2013 में, शायद 2013-14 में एक आर्टिकल लिखा था, उसके बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया में वो गया कि कोई भी चीफ जस्टिस आज के तारीख में माइनॉरिटी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में एक भी मुसलमान जज नहीं है। 2013-14 की बात कर रहा हूं। तो एक डेटा हमने निकाल के पब्लिश किया, कितने शेड्यूल कास्ट आए, कितने माइनॉरिटी आए, कितने शेड्यूल ट्राइब आए। बहुत खतरनाक डेटा था। तो दोस्तों, मैं ये बात पे आपको इशारा कर रहा हूं कि कोलिजियम सिस्टम के द्वारा जो जजमेंट्स दिए गए, कोलिजियम सिस्टम बनाने के बाद में जो जजमेंट्स दिए गए, उसका नतीजा यह है कि 2013 में जब ओबीसी जनगणना का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, सुप्रीम कोर्ट, आप जजमेंट पढ़ लीजिए, हमने एक आर्टिकल भी लिखे थे, जजेस आर राइट बट द जजमेंट इज रॉन्ग। एक आर्टिकल में ये सारा उसका एनालिसिस करके लिखे थे, शायद होगा वो ऑनलाइन में भी। तो ओबीसी जनगणना का जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, मद्रास हाई कोर्ट बोलता है कि ओबीसी का जनगणना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसका रीजन भी दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब यह चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए सेंसस का डेटा रहना बहुत जरूरी है। ओबीसी जनगणना का मतलब नाई कितने हैं या कुर्मी कितने हैं, चौधरी कितने हैं, ये जानने का नहीं। ओबीसी कम्युनिटीज के अंदर एजुकेशन कितना आया, एक एक जाति के अंदर एजुकेशन कितना आया, उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, उनका एम्प्लॉयमेंट कितना मिला, ये सारा का सारा डेटा मिल जाता है। दुनिया में कौन सा भी एक डेमोक्रेसी को आप ले लीजिए, एक डेमोक्रेसी में पॉलिसी बनाने के लिए, कोई भी डेमोक्रेसी में पॉलिसी बनाने के लिए फंडामेंटल डेटा चाहिए। ये डेटा कहां से निकलता है? सारा दुनिया भर में डेटा कहां से निकलता है? सेंसस से निकलता है। वैसा जितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सेंसस है, वो सेंसस
जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए था कि सेंसस नहीं रहने से पॉलिसी नहीं बनेगा। अगर पॉलिसी नहीं बनेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स जो है उसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल होगा। यह सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट यह कहते हुए कि सेंसस का डेटा का प्रोमिनेंस इंपॉर्टेंस कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि सेंसस अगर करने का परमिशन हम दिए तो इसका नतीजा डेमोक्रेसी के विरोध में जा सकता है। यह मूलभूत ढांचा का भूत को ला लिया और कह दिया कि यह रिजर्वेशन बढ़ जाएगा, किसी का भी होप्स स्काई लिमिट होना चाहिए, अनवांटेड कमेंट्स सुप्रीम कोर्ट कह दिया। तो मैं ये जो आपके माइंड में डाल रखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से बना हुए नीति को, जो खास करके बहुजनों के विरोध में बनाए नीति को, वो डिसाइड करते समय कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा, हाई कोर्ट्स ने यह नहीं कहा, एक जजमेंट मुझे दिखा दीजिए कि यह कभी भी कोई भी जज ऐसा कह दिया कि यह संविधान का मूलभूत ढांचा का वायलेशन है। ऐसा एक भी जजमेंट बहुजनों के हित में आज तक कमेंट नहीं है। रिवर्स में जब यह बात अलग है कि बीजेपी गवर्नमेंट कोई यह नौटंकी करती है, यह बात एनजेएसी को लाने के बाद जब कर रहे थे 2014 में, तो एनजेएसी जजेस को नियुक्त कैसे करना चाहिए, उसके अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए, उसके अंदर मेरिट होना चाहिए, सारे बातें जब आ रहे थे, ये कोलिजम नहीं होना चाहिए, ऐसा एक पॉलिसी बना के पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ये एनजेएसी को रद्द करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान का मूलभूत ढांचा का वायलेशन है। कहां लिखा है? मैं तो इतने बार संविधान पढ़ा, मुझे तो किधर भी नहीं दिखा। उल्टा यह लिखा हुआ है कि जो कोलिजियम सिस्टम है, मतलब इंटरप्रिटेशन करे तो कोलिजियम सिस्टम है, यह संविधान के विरोध में है। तो दोस्तों, ये हमारा रिजर्वेशन, एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन के ऊपर इल्जाम लगाते थे। कहीं ना कहीं हमारे खुद के लोगों के अंदर भी ये समझदारी हम बढ़ाने का जिम्मेवार हमारे ऊपर है कि ये रिजर्वेशन का एक्चुअल इंटेंशन क्या होता है। अगर ये रिजर्वेशन का इंटेंशन हम समझ लिए तो ये रिजर्वेशन का जो बेनिफिट ले रहे हैं वो लोग जागृत हो जाएंगे, और वो लोग जागृत जब होंगे, बहुत बड़ा लड़ाई, रेवोल्यूशन इस देश में आएगा। जब सुप्रीम कोर्ट कश्मीर की मुद्दा, टेलीफोन, इंटरनेट बंद करने की मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, उसके ऊपर अभी तक चिड़ी चुप, अभी तक कोई बात नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर कोई बात नहीं, जब काले सर बता रहे थे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं। ईवीएम के ऊपर तो मैं इसके पहले बहुत बात कर चुका हूं। ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जो संविधान के लिए दिन ब दिन खतरा पहुंचाते हैं। वैसा संविधान को बचाने के लिए, अगर संविधान को बचाने के लिए जुडिशरी आगे नहीं आता है और संविधान को खत्म करने के जैसा ईडब्ल्यूएस, ईवीएम, ओबीसी सेंसस, जाति आधारित जनगणना जैसे फैसलाओं को न्यायपालिका के द्वारा हमारे ऊपर थोपते हैं, जब मैं ये बात कहने में मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आम जनता को, कॉमन मैन को आज के तारीख में न्यायपालिका के ऊपर उम्मीद उड़ गया है।
कोई उम्मीद नहीं है। पर ये अगर ज्यादा दिन चला तो जैसा बाबा साहब वार्न करते थे, जो कम्युनिटीज इसको बहुत ही लेबोरियस वे में, ये कम्युनिटीज जो संविधान का निर्माण करे, अगर वो संविधान और वो न्यायपालिका के द्वारा उसका बचाव नहीं होता, जो लोग इसको बहुत मेहनत बुद्धि श्रम से निर्माण करे वही लोग इसको ब्लो अप कर सकते हैं। ये दिन नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आना चाहिए तो हमको जागृत होना पड़ेगा। और जागृत का एक खास क्वालिटी ये है कि ये रेस्पॉन्सिबल वे में होना और ऑर्गेनाइज्ड वे में होना, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में जब हम जागृत नहीं होंगे, जब वो इंडिविजुअली जागृत होने का कोई इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा।